हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्रूबर जंक्शन। दोस्तों, बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो भी कक्षा 12 में जो चैप्टर है उसमें राजस्थान शैली, चित्रकला शैली है, वहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। पिछले एग्जाम्स में अपन ने देखा था, आने वाले एग्जाम्स में भी दोस्तों राजस्थान की जो चित्रकला शैली है उसमें क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। देखो, भारतीय कला परिचय भाग 2, इसकी अपन बात करेंगे। इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि भाई क्वेश्चंस आ तो रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि भाई अपन एक्चुअली जाते हैं एमसीक्यूज पे। अरे यार, बहुत सारे अपन ने क्वेश्चंस लगा लिए, या फिर किसी भी गाइड में चले गए, हाँ यार मैंने वहाँ से ये पढ़ा था। लेकिन अपना जो ऑथेंटिक है, अपना जो बेसिक है, वो कहाँ पे होना चाहिए? वो होना चाहिए किताब में से। ठीक है, तो ये जो बुक है उस बुक को मैं आज थोड़ा सा हल्का सा रीड कर रहा हूँ। रीड इसलिए कर रहा हूँ कि जो भी अपने काम की चीज़ें हैं सिर्फ अपन उन्हीं पे टारगेट करेंगे, उन्हीं को अपन फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो राजस्थान चित्रकला शैली, इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और सिर्फ उन्हीं टॉपिक को हाईलाइट करेंगे जो अपने लिए एग्जाम में काम में आएगा। ठीक है अब देखो, राजस्थान में विभिन्न राज्यों में अब देखो कौन कौन सी शैली है। पल्लवित और पोषित शैली को राजस्थान शैली के नाम से जाना जाता है। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिर्फ बात वही करेंगे जो एग्जाम में काम आएगा, पूरा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि ये किताबें आपके पास होगी ऑलरेडी, या फिर किसी ने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन अपने को पढ़ना नहीं है, अपने को सीखना है। अपने को सिर्फ वही टॉपिक हाईलाइट करने हैं, वही टॉपिक देखने हैं जो कि एग्जाम में काम में आएगा। ठीक है, सब कुछ नहीं पढ़ने वाले, सब कुछ नहीं देखने वाले, अपन सिर्फ उतना ही देखते हैं जितना अपने के काम की चीज़ है। ठीक है, सेकेंड थिंग ये है कि भाई राजस्थान शैली 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन में हाईलाइट कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। कहाँ से कहाँ तक है? देखो, मेवाड़, जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी, मालवा, सिरोही, लो जी, यहाँ से विकसित हुई है। तो देखो, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है कि राजस्थान शैली को और किस नाम से जाना जाता है? पल्लवित और पोषित, दोनों इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग ये है कि भाई जो भी ये शैलियाँ गिवन अपने पास में, ये जो भी यहाँ पे विकसित हुई है, इसमें से कोई एक नाम ऐसा होगा कि भाई जो इसमें शामिल नहीं हो, वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब अपन क्या सकते हैं, अरे यार अपन ने बनी ठनी देखा, किशनगढ़ शैली, ये से सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन ये नहीं पढ़ पाए, तो वो क्वेश्चंस वहाँ से भी पूछा जा सकता है। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो बेसिक भी अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये लाइनें हैं, देखो, इनको राजपूत शैली के नाम से संबोधित किया, और किसने किया? उसका नाम है अनंत कुमार स्वामी ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। राजस्थान शैली में देखो, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, मध्य भारत की रियासतें और पहाड़ी शैली जिसमें उत्तर पश्चिमी में शामिल है। तो इस राजस्थान शैली में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, कौन कौन सी रियासतें शामिल हैं, कौन कौन सा एरिया आता है, तो ये चीज़ें जो अपने पास में है, ये दोस्तों हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगी। इनको अपने को याद में रहना चाहिए, ये अपने को पता रहना चाहिए। ठीक है, बाकी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगती, तो इसको अपन ने कर दिया साइड में। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो राजस्थान शैली के चित्रण हेतु कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कीजिएगा, इसको भी रिमाइंडर में डालिएगा कि वसली नाम का जो शब्द है उसको प्रयोग में किया जाता है। तो इस तरह से अपने पास 4 ऑप्शन मिल सकते हैं कि कौन सा वर्ड उसको प्रयोग में आता है। ठीक है, और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भाई राजस्थान चित्रण शैली में जो वसली काम में आता है वो क्या होता है, किस तरीके का होता है? तो यह एक क्या है? हस्त निर्मित कागज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी अपने को क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भाई ये क्या होता है या किस तरीके से काम में लिया जाता है। वो अपने पास 4 ऑप्शन आते हैं। तो ये जो लाइनें हैं आपके पास, ये यहाँ तक की जो इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। आने वाले टाइम में पूछा जा सकता है कि या फिर किसी एग्जाम में पूछा भी गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को ध्यान में है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। अब बात करेंगे पेंटिंग के विषय में एक अवलोकन। ठीक है, 16वीं शताब्दी तक भारत में भक्ति आंदोलन के चलते हुए वैष्णववाद में राम और कृष्ण सभी देवता पूजे जाते थे। कृष्ण सबसे प्रिय और पूजनीय थे। कौन सी शताब्दी की बात हो रही है दोस्तों? 16वीं शताब्दी की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो भी राम कथा लिखी है, जो भी ये कहानी है, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट इतनी नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ। ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से शुरू होता है अपना असली चैप्टर, गीत गोविंद। 12वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा के विद्वान, देखो गीत गोविंद की रचना की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? ये 12वीं शताब्दी में। कौन सी भाषा के विद्वान है दोस्तों? संस्कृत भाषा। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लिया जाएगा। ठीक है,
इसमें कितने श्लोक हैं? 300 श्लोक हैं। ये भी कई बार पूछा जा सकता है। ओके। जयदेव लक्ष्मण के दरबारी कवि थे। गीत गोविंद में किस किस का व्याख्यान किया गया, किस किस का वर्णन किया गया है, वो है यहाँ पे राधा कृष्ण के प्रेम आख्यान का। ठीक है। ये जो भी मैंने राउंड शेप में बनाए हैं वो सारे क्या हैं? इम्पोर्टेंट हैं। रसमंजरी की बात करते हैं तो 14वीं शताब्दी याद रखिएगा। हो सकता है कई बार ऐसा जो सुमेलित कीजिए उनमें आ सकता है। ठीक है। रचना किसके द्वारा की गई है? एक मैथिली ब्राह्मण द्वारा इसकी रचना की गई है। ठीक है। जिसे क्या बोला जा सकता है? आनंद का गुलिस्ता भी बोला जाता है, ये भी इसको कहा जाता है। ठीक है। बाकी इसमें क्या क्या मंजन है, ऐसा कुछ है अपने पास में, तो ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रखता। इसको आप अगर छोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं रसिक प्रिया। और ये क्या है दोस्तों? 1591 में किसकी रचना करी है, किन्होंने करी है? ओरछा के दरबार कवि केशव दास ने। जो भी नाम है दोस्तों वो इम्पोर्टेंट है। जिसने भी रचना करी है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है। ओके। उसके बाद में ये जो भाषाएं हैं इसको अगर आप पढ़ना चाहो तो एक बार देख लेना। बाकी जैसे कि रसिक प्रिय जो नाम है उस नाम से ही पता चल जाएगा कि किस बारे में इसका व्याख्यान किया गया है। ठीक है। कवि प्रिया की बात हो रही है तो कवि प्रिया की रचना भी कौन की है? केशव दास ने किया है। ये वही लाइनें हैं ओरछा के प्रसिद्ध गायिका रास परवीन के लिए लिखा गया था। तो किसके लिए लिखा गया था ये भी हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। ओके। बाकी तो अपनी बात काम की नहीं है, जो काम की नहीं है उनको अपन ऑटोमेटिक हटा देंगे। बिहारी सतसई 1962 में रचित। इसमें कितने दोहे हैं दोस्तों? 700 दोहे हैं। और रचित कब हुई है दोस्तों? 1662 में। क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इसकी रचना कब की गई थी? 1672, 1662, 1682, इस तरीके से अपने ऑप्शन आ सकता है। ठीक है। किन के द्वारा की गई थी, कैसे की गई थी? जयपुर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि बिहारी द्वारा की गई थी। तो ये ऐसा पूछा जा सकता है बिहारी कौन से राजा के दरबार में कवि थे, शासक कौन से शासक के अंडर में वो सभी रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंस रखता है, बाकी अपने काम की कोई चीज़ें नहीं है। हाँ, इसमें ये लिखा हुआ है कि पारिवारिक रूप देकर इसको एक एल्बम तैयार किया गया 36 या 42 पन्नों का। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है। बाकी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट मुझे लगा नहीं है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा कुछ कहा नहीं है। हाँ, यहाँ से ये जैसे कि ये है ढोला मारू, सोनी महिवाल, इनके तरीके से ये एक क्या कह दिया इन्होंने? संबोधन दे दिया है। और प्राचीन गीतकार व कवि चारण भट्ट, देखो इनकी तरह से जो इसका वर्णन हुआ था वो किससे मिलता जुलता है या फिर किसको डिनोट करता है, किससे रिप्रेजेंट करता है, तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है। और ये है इनकी जो शैली थी उनका फोटो। ठीक है। मालवा स्कूल या शैली, तो वो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, जितने स्टार लगा उतने कम है। मालवा शैली का विकास मध्य प्रदेश में 16वीं 17वीं शताब्दी के बीच में हुआ है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी शताब्दी में हुआ है, कहाँ पे विकास हुआ है। जन शैली की पांडुलिपि से लेकर चौर पंच सिक्का पांडुलिपि का प्रभाव दिखाई देता है इसके अंदर। तो ये जो भी इसके अंदर जो होता है, जो भी इसमें प्रचलित है वो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो स्थान है मुख्य केंद्र नीरा, मालवा शैली, मांडू, नुसरत नसाई आदि स्थानों पर विकसित हुई है। तो ये जो 3 जगह के नाम दिए गए हैं, इन तीनों जगह के नाम आपको याद होने चाहिए, इनके नाम अपने को पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और दिखा रखी है कि भाई 1652 में अमरू शतक और 1680 में माधोदास रागमाला चित्रों का उदाहरण है। तो ये स्टार लगा लीजिए दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। अपन ने देखो अपन बुक पढ़ रहे हैं और बुक में सिर्फ वही क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूरी रीड नहीं करना है, अपने को कुछ भी नहीं पढ़ना, ज़्यादा अपने को पढ़ने से टाइम वेस्ट होना है। स्मार्ट स्टडी कीजिए, हार्डवर्क करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होता यहाँ पे। ठीक है। बाकी अपन यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं रखते। ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे अपन। ये जो जगह हैं जिसके भी दृश्य दिखाए गए हैं, दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, 16वीं शताब्दी के ये दृश्य दिखाए गए थे। तो ये हो सकता है पूछा जाए, बाकी इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं रहता। ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है यहाँ पे 16वीं सदी में जो दक्षिण शैली है वो अहमदनगर, बीजापुर, गोला
गोलकुंडा में केंद्रों में विकसित हुई थी। तो ये इस तरीके से अगर किसी को डीपली क्वेश्चंस पूछा जाए, अगर मैं बात करूँ आरएस लेवल पेपर की या फर्स्ट ग्रेड लेवल पेपर की, तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि भाई इनकी विकसित किस टाइम में हुई, कौन सा विकसित कहाँ पे हुआ, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये है इस शैली का चित्रण। ठीक है, मेवाड़ चित्रकला शैली की बात करेंगे दोस्तों। तो मेवाड़ चित्रकला शैली राजस्थान की आरंभिक और प्रमुख शैली है। चलो ये कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अपने को इतना कुछ इम्पोर्टेंट लगा नहीं है। यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो रागमाला की रचना 1605 में चावंड में चित्रकार किसने करी है? निसारदान द्वारा की गई है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। राजा जगत सिंह, तब देखो उनका कार्यकाल गिवन है यहाँ पे 1628 से 1652 के शासनकाल में चित्रकला का विकास विशेष रूप से हुआ, जिसका श्रेय किसको जाता है? साहिबदीन और मनोहर को जाता है। ये जी स्टार लगा लिए, इनको हाईलाइट कीजिएगा, ये थोड़ी सी अपने आप में इम्पोर्टेंट रहती है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैंने इसको काट दिया है। यहाँ पे अपने आगे नेक्स्ट बढ़ सकते हैं। यहाँ पे भी मुझे कुछ लगा नहीं कि हाँ चलो एक लाइन यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिख रही है। इस रामायण का चित्रण जगत सिंह के समय में होने के कारण इसे जगत सिंह की रामायण भी कहा जा सकता है। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई ये किस तरीके से जगत सिंह की रामायण किसको कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो अपने पास ऑप्शन में 4 ऑप्शन में आएंगे, क्योंकि ये इसके चित्रण में हुआ था। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और ये है इनका चित्रण, ये इनका रामायण का युद्धकांड। ये जो भी कार्यकाल दिया हुआ है ये भारतीय कार्यकाल पुस्तक लंदन से लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे अपन बात करते हैं 1800 शताब्दी मेवाड़ का पुत्र चित्रण कम हो गया है, चित्र दरबारियों की रुचि मनोरंजन, और ये चलो इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए। तो यहाँ से अपन कुछ ज़्यादा 17वीं शताब्दी के अंत में उदयपुर के पास नाथद्वारा शैली का विकास हुआ। ये देखिए यहाँ से अपने लिए ये कौन सी शैली का उद्गम हुआ है, विकास हुआ है? नाथद्वारा शैली का विकास हुआ है। किसके पास में हुआ? उदयपुर के पास में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ये इम्पोर्टेंट रखता है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के पीछे बने पृष्ठभूमि के पर्दे पर चित्रकारों को क्या कहा जाता है? पिछवाई कहा जाता है। तो ये देखो दोस्तों, अपन सिर्फ इतना ही याद रखते हैं, पिछवाई जो चित्र शैली है, चित्रकला शैली है, वो है नाथद्वारा, बस इतना याद रखते हैं। उसके पीछे की कहानी है श्रीनाथ जी के पीछे बने पृष्ठभूमि में पर्दे पर बने चित्रों को, क्योंकि ये इस वजह से है, इसके लिए उसको क्या बोला जाता है? पिछवाई चित्रकला शैली बोला जाता है। ठीक है, आई थिंक डाउट क्लियर हुआ होगा कि भाई कैसा क्या था और क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ये देखो अपना क्वेश्चंस आ गए यहाँ पे, ये यहाँ पे ऑटोमेटिक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन बूंदी चित्रकला शैली। इनका विकास कहाँ से हुआ है? बूंदी चित्रकला शैली का विकास 17वीं शताब्दी में हुआ है। 17वीं अपने बेदाग रंग और अलंकरण के कारण ये प्रसिद्ध है, ये फेमस है। किस वजह से है इसको भी आपको हाईलाइट करना है, इसको भी आपको नोट करना है। ठीक है, इसका जो विकास है, इसका जो भी विकास हुआ है वो किससे हुआ है? चुनार के हाडा राजा भोज सिंह, उनका कार्यकाल गिवन है के समय में रागमाला चित्रण का 1593 से बूंदी शैली का विकास हुआ है। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार लगा लीजिएगा। ये सारी लाइन क्या है अपने आप में उम्मीद। विशेष रूप से इसको किसने तैयार किया था? विशेष रूप से बूंदी चित्रकला का विकास राव छत्रसाल और उनके पितर भाव सिंह के समय में विशेष रूप से हुआ था। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं तो मैंने उसको नेक्स्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ अपने पास डेट्स गिवन है। उमेद सिंह का उत्तराधिकारी बिशन सिंह ने 48 वर्षों तक बूंदी प्रशासन किया। ये तो एक तरीके से क्या है, इतिहास का क्वेश्चन बन चुका है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि वह एक कला पारखी शासक थे। ठीक है, कला पारखी शासक थे, तो इन्होंने कुछ इसमें मॉडिफिकेशन किया होगा। तो इसके बाद में जो राम सिंह है 1821 से 1889 तक के समय में बूंदी महल के शासक चित्रकाल का वितरण का विकास हुआ, जिसमें क्या क्या है? जुलूस, शिकार, राधा और कृष्ण के विभिन्न चित्रों को चित्रित किया था। इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता तो इसको अपन नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से ये एक बार दोस्तों ये पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है उनका विशेषता दी गई है, उनका विश्लेषण किया गया है भाई किस तरीके से क्या क्या उसमें होना है और क्या क्या उसमें से झरने बनाए गए थे। ठीक है, बाकी यहाँ पे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं है तो इसलिए मैं इसको नेक्स्ट कर दे रहा हूँ।
यहाँ पे अपने पास में कुछ उनका वर्णन दिया हुआ है कि जो भी अपनी पेंटिंग थी वो भी अपना चित्रण था, उसका पूरा वर्णन गिवन है। तो वर्णन आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी इसमें इम्पोर्टेंट मुझे लगा नहीं है। ये है उस चित्रण का फोटो, और ये भारत कला भवन वाराणसी में है। कोटा चित्रकला शैली, उसकी बात करेंगे अपन कोटा चित्रकला शैली में। तो बूंदी की उन्नत चित्र शैली के आधार पर ही कोटा चित्र शैली का आरंभ हुआ था। देखो इसके बेस पे ही कौन सा बना है, ये कोटा चित्र शैली का आरंभ हुआ है। कोटा चित्र शैली में शिकार के दृश्यों की बहुलता है, मतलब शिकारी करते हुए बहुत सारे उनको फोटो की उनकी बहुलता वो ज़्यादातर दिखाया गया है। ठीक है, बाकी इसमें क्या क्या गिवन है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने को नेक्स्ट कर लेना है। ओके, इसमें ऐसा कुछ लगा नहीं मेरे को कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए ऐसा कुछ मैंने बताया नहीं है। ये उसका फ़ोटो है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे शिकार करते हुए दिखाया गया, यहाँ पे शेर है, यहाँ पे लायन है, यहाँ पे ये कुछ मोर वगैरह भी दिख रहे हैं अपने को। तो कोटा के महाराजा राम सिंह प्रथम मुकुंद की में शेर का शिकार करते हुए हैं, ये शेर का शिकार कर रहे हैं। ये कहाँ पर है दोस्तों, कोलनागी गैलरी लंदन में है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट अपने लिए कि भाई कौन सी कहाँ पे है। बात करेंगे बीकानेर चित्रकला शैली की। 1488 में राव भिक्का के द्वारा बीकानेर की स्थापना की गई। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। तो बीकानेर शैली में अनूप सिंह द्वारा उनका कार्यकाल देखो 1559 से लेके 98 तक पांडुलिपि व चित्रों के संरक्षण के लिए एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया गया था। तो इस तरीके से इसका क्या हुआ, शुरुआत हुई है इस शैली की। इस शैली में आगे किसने इंपॉर्टेंस रखा है कि भाई जो भी कलाकार उस्ताद अली राजा को महाराजा करण सिंह ने अपने दरबार में आश्रय दिया था, और इन्होंने क्या किया था, इस शैली को आरंभिक उदाहरण देखने को मिले थे इन्हीं के द्वारा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रखिएगा। और बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं जिसको अपन क्या करें, हाईलाइट किया जाए। ठीक है, आगे मैं लिफ्ट कर देता हूँ, आगे मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा लगा नहीं है जो भी अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, बाकी अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ना हो तो पढ़ लेना। ये यहाँ पे उसका चित्रण है, गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए करसन साहिबदीन बीकानेर 1690। कहाँ पर है ये, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन के अंदर। किशनगढ़ चित्रकला शैली की बात करेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंस रखती है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और पूछे जाते हैं। राजस्थान शैली में सबसे प्रसिद्ध, देखिए सबसे प्रसिद्ध कौन सी है, किशनगढ़ शैली। उन्नत ललाट, उठी हुई धनासुकार बोहें, कमल के समान गुलाबी रंग के अध खुले नयन, पतली लंबी नाक और पतले होठ इस शैली की ये विभिन्न बातें हैं, ये इनका वर्णन करती हैं। तो वर्णन एक बार आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भाई इसकी जो विशेषता है, इसका जो वर्णन है वो किस तरीके से किया गया था, वो अपने पास ऑप्शन में बन सकता है। ठीक है, तो किशनगढ़ की नींव किसने रखी थी, उसकी बात होती है 1609 में जोधपुर के महाराजा के पुत्र किशन सिंह ने। तो ये नाम याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, आगे अपन नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं जिसे अपने को देखा जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट बनती है कि भाई किशनगढ़ शैली की सबसे अधिक विकास राजा सावंत सिंह नगरीदास के समय में किसके द्वारा किया गया, ये निहाल चंद के द्वारा किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए। जो बनी ठनी शैली है वो इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, निहाल चंद ने राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम, दरबारी परिवेश और मनोरम प्राकृतिक परिदृश्य को चित्रित किया था इन्होंने। ठीक है, जोधपुर चित्रकला शैली की बात करेंगे अपन। जो जोधपुर चित्रकला शैली की दोस्तों जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, जसवंत सिंह के शासनकाल में हुई थी और 17वीं शताब्दी में। ठीक है, बाकी इसके अलावा मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि इसके अंदर आपको पढ़ना चाहिए, तो ये मैंने क्रॉस कर दिया है। नेक्स्ट करेंगे अपन। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा हो या फिर एग्जाम में पूछा जाए। जयपुर चित्रकला शैली, क्योंकि इनका जो शुरुआत हुई थी, विकसित हुई थी, वो अपने को इम्पोर्टेंट है, वो अपने को पता होना चाहिए। जयपुर शैली का आरंभ आमेर से हुआ है। देखो जयपुर चित्रकला शैली का आरंभ कहाँ से हुआ है, आमेर से हुआ है। और ये क्या क्या दर्शा रहा है, ये क्या क्या दिखा रहा है, मुगलों के मधुर संबंधों का प्रभाव जयपुर शैली पर दिखाई देता है। तो ये जो ऑप्शन है ये अपने को इम्पोर्टेंट है, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी किसका ब्याह हुआ, अपने को क्या करना है, भाई ब्याह हो गया, अच्छी बात है, अपने को आगे चलना है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, यहाँ भी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार किसी स्टूडेंट को पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए। आगे बात करेंगे भागवत पुराण की।
यह चित्र मालवा शैली का है जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। यहाँ पे ये रखा हुआ है, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि भी जो अपने को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगे। ठीक है, ये इसका चित्रण किया उन्होंने। मारू रागनी, मेवाड़ में चित्रित मारू रागनी का यह चित्र रागमाला चित्र संग्रहण का है। तो एक तरीके से अपने राजस्थान की जो चित्रकला शैली है वो चित्रकला शैली को कंप्लीट अपन वर्णन कर रहे हैं, उसका एक डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में अपन क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई जो जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है अपन सिर्फ उसी को हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा कुछ लगा नहीं मेरे को कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, और ये उसका वर्णन है दोस्तों। राजा अनिरुद्ध सिंह हांडा, इनकी बात करेंगे तो इनकी जो पेंटिंग है, इनका जो संग्रहालय कौन से में, नई दिल्ली में रखा हुआ है इनकी। ठीक है, और जो यह चित्र 1680 में चित्रकार तुलसीराम द्वारा चित्रित किया गया था। अनिरुद्ध की घुड़सवारी का चित्र है ये। तो ये जो यहाँ पे अपने को दिख रहे हैं ये कौन है, ये अनिरुद्ध सिंह है जिनकी घुड़सवारी का ये चित्रण किया गया है। ठीक है, घोड़ा हवा में दिखाया गया। घोड़े की रफ्तार अधिक होने की वजह से ज़मीन पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए, ये ज़मीन पे नहीं दिखा रहा है, पूरा घोड़ा हवा में है इस तरीके से। आगे बात करते हैं चौगान पोलो। और ये दोस्तों जो संग्रहालय में रखे गए हैं सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद रखिएगा जो भी हैं। अब यहाँ पे ये गिवन है तो ये किस तरीके उसका वर्णन ऊपर गिवन है, किसी स्टूडेंट को पढ़ना हो तो वो पढ़ लीजिएगा। झूले पर कृष्ण और उदास मनोदशा में राधा, ये भी अगले, यह चित्र रसिक प्रिय पर आधारित है। और इसका चित्रण किसने किया था दोस्तों, नसरुद्दीन ने किया था। ये नसरुद्दीन इनका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो इनका शासनकाल है ये वो 1674 से लेकर 1698 तक बीकानेर दरबार में ये कार्यरत थे। बाकी इसमें कुछ लगा नहीं है इंपॉर्टेंट, तो अपन इसको नेक्स्ट कर देते हैं। ये आ गया अपना जो मेन पॉइंट था, मेन हाईलाइटेड था, उसके बारे में बात करेंगे। बनी ठनी, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है हर एग्जाम में, हर स्टूडेंट को पता होगा वैसे तो। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देखेंगे। कहाँ पर संग्रहित है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ये राजा सावन सिंह ने अपने उपनाम नागरिक के रूप में ब्रिज भाषा में, तो लैंग्वेज कौन सी है दोस्तों, ब्रिज भाषा में राधा कृष्ण पर कविताओं की रचना करी थी। बनी ठनी राज सिंह की पत्नी की दासी के साथ साथ एक प्रभावशाली कवियत्री और गायिका भी थी। तो ये बनी ठनी कौन है उसका वर्णन किया गया है, और ये अपने को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये क्या था क्या नहीं था उसके बारे में अपने को इतना डिटेल में जाना नहीं है, तो ये मैंने क्रॉस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से बात करूँगा मैं। बनी ठनी के इसी रूप को चित्रकार निहाल सिंह ने अपनी पेंटिंग का आधार बनाया। ये देखिए, ये अपने थंबनेल में भी आपको फोटो में दिख रहा होगा, तो वो बनी ठनी शैली है। तो बनी ठनी को किसने बनाया दोस्तों, निहाल चंद ने बनाया था। ओके, और बाकी अपने को इसमें इस विशेषता देखो, यहाँ पे बात करते हैं तो किशनगढ़ शैली की संपूर्ण विशेषता बनी ठनी के चेहरे में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बन गई। किशनगढ़ शैली किसका रिलेटेड है, बनी ठनी से रिलेटेड है। ठीक है, उत्तम विशिष्ट, और किसने किया, कलाकार निहाल चंद ने किशनगढ़ शैली को उत्तम और विशिष्ट विशेषताओं के साथ में चित्रित किया था। अब ये इसका क्या है, वर्णन है कि भाई उस शैली के अंदर जो नायिका है, जो भी उसके अंदर वो जो कविताओं की कवित्री है, उसका जो वर्णन किया गया है वो ये है। ओके, और ये है दोस्तों अपनी बनी ठनी शैली, जो अपने आपने फोटो में भी देखा होगा। चित्रकूट में राम परिवार का मिलन, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अगर ऐसे स्टूडेंट को पढ़ना हो तो वो पढ़ लीजिएगा। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूँ मैं। यहाँ पे जो चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस गिवन है, वहाँ से अपने लिए क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, अपने लिए MCQs कहाँ से बनते हैं। सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया, ये एग्जाम में आया हुआ है। वसली क्या है, जो मैंने बताया था वही क्वेश्चन से। गीत गोविंद की रचयिता कौन है, यहाँ पे ये जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए। अपन भागते हैं शॉर्टकट, अपने को चाहिए सिर्फ MCQ डायरेक्ट, और अपने को ये चीज़ें अपन छोड़ देते हैं, ये चीज़ें अपन भूल जाते हैं जो अपने एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। पिछवाई क्या है, ये एग्जाम में पूछा गया है। मेवाड़ में निर्मित रामायण युद्धकांड के चित्रकार कौन था, ये भी एग्जाम में पूछा गया। बूंदी शैली के आरंभिक चित्रों का विषय क्या था, देखो ये सारे क्या है, MCQs हैं दोस्तों, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये बनी ठनी का चित्र शैली किससे संबंधित है, बनी ठनी के चित्रकार कौन है, उनका बारे में। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस क्या हैं, ये ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये सारे क्वेश्चंस आपने किसी न किसी एग्जाम में देखा होगा, देखा है।
अगर नहीं भी देखा है तो आप इसको एक बार पढ़िएगा। 12 मास क्या है वो अपने पीछे वर्णन में उसको सर्किल किया था अपन ने। रागमाला कितने भागों में विचित, ये देखिए ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं, वही क्वेश्चंस हैं। बीकानेर शैली के चित्रकारों के नाम क्या हैं, ये सारे ऑप्शंस में आते हैं दोस्तों। जितने भी राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती हैं, जो भी ग्रेड फर्स्ट सेकेंड और जितने भी अदर एग्जाम होने वाले हैं, उन सब में यही पूछा जाता है। मांडिया क्या है, अब अपन क्या देखते हैं, अरे यार ये क्या आ गया, पता नहीं, ये तो मैंने देखा ही नहीं था, पढ़ा ही नहीं था, पूरा जीक के पढ़ लिया लेकिन ये नहीं पढ़ा। अब भाई ये सब कहाँ पे गिवन है, ये यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो इन सब को पढ़िएगा, इन सब को देखिएगा, इन सब को एक बार से एनालिसिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके एमसीक्यूज की बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन बच गए हो, कुछ रह गया हो कि भाई चित्रकला शैली से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रह गए उनको अपन एमसीक्यू में कवर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।